अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स क्या होते हैं, किसी ने नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना? हमारे पास जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स की टाइप निकलती हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे हम मीडिया परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डाटा को कि क्या हमारे डाटा में कॉलम्स हैं, टाइप्स क्या हैं उनके, मीन मीडियन मॉड क्या है, डिस्पर्जन चेक करते हैं, कन्वर्जेंस चेक करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये तमाम स्टेप्स जो हैं कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वॉट एवर इज इन डाटा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय एनी मीन्स, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज की सूरत में हो, चाहे वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की सूरत में आप उसको किसी के सामने पेश करें, तो सारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स सारी इंप्लीमेंट हुई होती है। अब तक आपने क्या क्या कर लिया है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में? हमने शुरू किया था मीन मीडियन मॉड से, ठीक है, फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लॉट्स हमने डिफरेंट देखे हुए, बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, पाई प्लॉट, हाँ, फिर मल्टीवेरिएट में कोवेरिएंस, कोरिलेशन, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंसी, उसको क्वांटिफाई करने के लिए रिग्रेशन पढ़ते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, हम एमएल के अंदर ही कवर करेंगे उसको। तो पर्पस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का? समराइज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द डाटा सेट्स। दूसरी टाइप जो है हमारे पास क्या होती है भाई? इन्फ्रेंशियल स्टैट्स होती है। ठीक है, इसके अलावा भी छोटी छोटी और टाइप्स होती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती है भाई? डायग्नोस्टिक, और कौन सी होती? प्रिमिटिव, प्रीएम्प्टिव। इस काम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो रहे होते हैं, वो काम हम कर रहे होते हैं, बस उनकी टाइप को क्लासिफाई नहीं कर रहे होते, लेकिन हम उस प्रोसेस से गुजर ही रहे होते हैं। तो व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इसको इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कहें, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस कहें, ठीक है, कुछ भी कह लें। इन्फर का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, इन्फर नॉट रेफर। हाँ, नहीं नहीं, इन्फर का मतलब होता है कुछ खुद से कुछ गैस करना। ठीक है, खुद से कुछ गैस करना। तो इन्फ्रेंशियल, या आसान जबान में कह दूं, अंदाजा लगाना। क्या करना? अंदाजा लगाना। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम? ज्यादातर बात होगी किसकी? सैंपल्स की और पॉपुलेशंस की। तो टू यूज डेटा फ्रॉम अ सैंपल टू मेक इन्फ्रेंस और कंक्लूजन अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन। पर्पस क्या होता है इसका? कि हमारे पास जब पॉपुलेशन डाटा होता है, कसीर तादाद में डाटा होता है, बड़ा डाटा होता है, तो वी कैन नॉट एनालाइज होल पॉपुलेशन डाटा। उसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं? कि डाटा बहुत ही बड़ा है,
हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को स्टडी कर सकें। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, हम नहीं स्टडी कर सकते। तो फिर इस कंस्ट्रेंट के साथ, या अगर हम स्टडी भी कर सकते हैं तो हमारे पास इतनी पावरफुल मशीन नहीं है, इतना पावरफुल एल्गोरिथम नहीं है जो उस डेटा को स्टडी कर सके और कुछ रिजल्ट्स हमारे निकाल के दे सके। डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना मल्टी डायमेंशनल डेटा है कि वी आर अनएबल टू कंक्लूड एनीथिंग टू ऑल द डेटा पॉइंट, फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स हम नहीं कर पाते। तो रिजल्ट्स के तौर पे अब पॉपुलेशन के बारे में जब एनालाइज नहीं कर पा रहे, देन हाउ विल यू कंक्लूड समथिंग। हम पॉपुलेशन के बारे में फैसले कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? जैसे जैसे हमारे रियल लाइफ में कभी आपने देखा इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स का इस्तेमाल होता है ना। जैसे आजकल अगर हम जाएं कि भाई पाकिस्तान में डायबिटीज पेशेंट्स कितने हैं, तो क्या कोई बता सकता है कितने? हाँ, मिलियन से ऊपर। भाई पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि एवरी 4th या 5th पर्सन इज अ डायबिटीज पेशेंट। हर 4 या 5 में से एक बंदा जो है वो क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों के डायबिटीज टेस्ट कर लिए होंगे, किए गए होंगे? तो फिर ये बात कैसे कह दी कि भाई पाकिस्तान में हर 5वां या 4था बंदा जो है वो डायबिटीज पेशेंट है? हाउ? तो अब जब अगर ये काम करना होगा तो भाई या तो एक काम में करूंगा, हजारों लोग डिप्लॉय कर दिए जाए, लाखों लोग डिप्लॉय कर दिए जाए पूरे पाकिस्तान में, जो इस तरह के इक्विपमेंट लेके घर घर जाएं, हर छोटे बड़े बंदे का क्या करने लगे, डायबिटीज टेस्ट करने लग जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट कितनी रिसोर्स चाहिए होगी? बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए होगी। प्लस रिसोर्स तो चाहिए ही, ट्रेंड रिसोर्स चाहिए। पहले तो लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि वो सही से डायबिटीज चेक कर सकें, सही से रिकॉर्ड कर सकें, डाटा सही एंट्री हो सके। समझ रहे बात? तो ये बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। प्लस टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। इस एक्टिविटी को करने के लिए सालों लग जाएंगे। हाँ, सालों लग जाएंगे। तो सालों लगने में क्या होगा, जो बंदा 5 साल पहले नहीं था वो भी इस लाइन में शामिल हो गया होगा और बहुत सारे दुनिया से चले भी गए होंगे। समझ रहे? तो टाइम इज आल्सो अ कंस्ट्रेंट, रिसोर्स इज आल्सो अ कंस्ट्रेंट। तो हम अब क्या किया जाएगा? तो ऐसी सूरत में जब कभी भी ये सिचुएशन होगी कि भाई वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन और हम हर एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते, तो फिर हम अजम्पशंस पे चलते हैं। किस पे? अजम्पशंस पे। अजम्पशंस कैसे कर लो भाई, वो तो गलत भी हो सकती है। अजम्पशंस करने के लिए फिर क्या होता है भाई, पूरी पॉपुलेशन नहीं बल्कि पॉपुलेशन का सैंपलिंग की जाती है। क्या की जाती है? सैंपलिंग की जाती है। जैसे आप लोगों की क्लास यहाँ पर हो रही है, बाहर कोई आ जाए पूछने के लिए, हाँ भाई क्लास कैसी चल रही है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चे का इंटरव्यू किया जाए तो बात सामने आ जाएगी। लेकिन हर बंदे का इंटरव्यू करने लग जाएंगे तो 150-200 बंदों का इंटरव्यू करने में 2 मिनट लेने में भी 300-400 मिनट का टाइम चाहिए। इतना टाइम ना उनके पास होगा ना आपके पास होगा। फिर क्या किया जाएगा, क्लास से बाहर निकलने वाले रैंडमली कुछ बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, पकड़ पकड़ के पूछ लिया जाएगा उनसे। ठीक है,
और उसी की बेसिस पे फैसला कर लिया जाएगा कि भाई ओवरऑल सब बच्चों की राय जो है वो क्या चल रही है। ऐसे ही होगा। तो ये क्या है हमारे पास कि हमने कुछ लोगों से पूछकर राय कायम कर ली अबाउट होल पॉपुलेशन। किसके बारे में? कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में। यानी सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और सैंपल से जो रिजल्ट आए वो हमने सपोज कर लिए फॉर पॉपुलेशन। अब यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जाता हूं एंड मैं किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता हूं, समझना सवाल को। और यूनिवर्सिटी में जाके मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में चला जाता हूं और वहां लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देता हूं कि भाई कितने लोग हैं जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है? क्या होगा? सैम्पलिंग वहां से कर ली मैंने। आपके ख्याल में क्या कंक्लूड करूंगा बाहर निकल के? पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को पाइथन ही नहीं आती? हाँ, क्या ये सही है? क्या गलत हुआ यहाँ पर? अच्छा चलो, फिर मैंने कहा यार किसी ने मुझे बताया तुमने गलत किया यार, दोबारा जाके करो। अब मैं गया हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में चला गया और मैंने जा जाके वहां लोगों से पूछना शुरू कर दिया, भाई कितने लोगों को पाइथन आती है? तो 100 में से 90% लोगों ने क्या कह दिया? पाइथन आती है। अब क्या कंक्लूड करूंगा मैं? पूरी यूनिवर्सिटी को पाइथन आती है? लो, अभी भी गलत हो गया। क्यों? सैंपलिंग गलत हो गई। मैं गलत सैंपल ले रहा हूं। या तो मैं बिल्कुल ऐसी जगह जा रहा हूं जहां सारे आउटकम्स फेवरेबल है, या मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां सारे आउटकम्स जो है वो फेलियर है। समझ रहे बात? तो मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हर डिपार्टमेंट के लोग क्या हो, मुझे इकट्ठे मिल जाएं। कहां जाऊं? कैफेटेरिया जाना चाहिए, हाँ, लाइब्रेरी जाना चाहिए। समझ रहे कि वहां चांस क्या है कि वहां पर हर किस्म का बंदा मिल जाएगा। अगर 5 कंप्यूटर के होंगे तो 5 बायोलॉजी के होंगे, तो 5 आर्ट्स फाइन आर्ट्स के होंगे, तो 5 जो है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। हर तरह का बंदा वहां पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलो जी, तो वी हैव, अगर हमें सैंपल्स लेने होते हैं तो देयर आर मैनी सैंपलिंग टेक्निक्स। सैंपल लेने की भी क्या होते हैं? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन टेक्निक क्या होती है? रैंडम सैंपलिंग। क्या होती है? रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, अगर यहां हम लिस्ट डाउन करें डेटा सैंपलिंग टेक्निक, तो आपको पता चलेगा कि भाई सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये क्या है भाई? बस जो निकलता जा रहा है उसने यूं पकड़ के पूछ लिया, राइट? ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती। सैंपलिंग अगर सही नहीं होगी तो कंक्लूजन भी सही नहीं होगा। अबाउट पॉपुलेशन जो आप कंक्लूजन कर रहे हैं वो भी सही नहीं होगा। इसलिए सैंपलिंग में बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिस्टमेटिक सैंपलिंग है कि मैंने एक पैटर्न डिजाइन कर दिया है कि भाई क्लास में से निकलने वाले हर 5वें बंदे को सैंपल लूंगा। अब वो लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, जवान हो, परवाह नहीं। तो मैंने अपने दिमाग में क्या सोच लिया है? एक सिस्टम सोच लिया है, एक लॉजिक सोच लिया है कि मैं हर 5वें बंदे को, छठे बंदे को, 10वें बंदे को मैं क्या करूंगा? सवाल करूंगा। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हम यहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हो गया टाइम, चले भाई नमाज के लिए चले जाए। बता दिया करें यार, मैंने टाइम देखा। सैंपलिंग टेक्निक्स,
की बड़ी इंपॉर्टेंस है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अजम्पशंस के लिए। अच्छा, ये लिंक जो मैंने खोला हुआ है अच्छा सिंपल अंदाज में लिखा हुआ है, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि रेफरेंस के तौर पे जो है आप भी उसको इस्तेमाल कर सकें। तो व्हाई डू वी नीड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स? अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया मैंने कि हमने कस्टमर बिहेवियर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर आप सपोज कर रहे हैं, या उससे पहले हमने क्या कर लिया है भाई, रिलेशनशिप स्टडी कर ली, डेटा के कोवेरियंस निकाल लें, कोरिलेशन निकाल लें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस में डेटा देख लिया है। ये सारा काम किसका था? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का था। तो while descriptive stats focus on summarizing and visualizing data, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? समराइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स अलाउ टू मेक प्रेडिक्शंस, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड जनरलाइज इनसाइट्स फ्रॉम अ सैंपल टू एन एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज दोनों डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि भाई डिफरेंशियल अपना इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं, जरूरत क्यों होती है। ये केस बड़े एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी सिंगल कस्टमर। वही बात है कि हम हर एक कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, द होल पॉपुलेशन, द डेटा विच इज कंप्लीट या अंडर कंप्लीट डेटा जो है हमारा होल पॉपुलेशन कहलाता है। इंस्टीड यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, अ सैंपल, बट हाउ कैन यू कॉन्फिडेंटली मेक स्टेटमेंट अबाउट द इंट्रा पॉपुलेशन? आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में सैंपल की बेस पे कॉन्फिडेंटली कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं? क्या सवाल है कि सैंपल की बेस पे मैंने कोई राय कायम कर ली तो कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं उस बारे में, और कैसे हूं उतना कॉन्फिडेंस? बेस्ड ऑन जस्ट सैंपल, दिस इज वेयर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कम्स इनटू प्ले। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की। ठीक है, क्या चीज हमारे जहन में है अब कि भाई हमारे पास पॉपुलेशन है बट वी कैन नॉट गो ईच एंड एवरी सैंपल, तो हम उसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं एंड सैंपल्स कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट सैंपल टेक्निक्स। रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, क्लस्टर हो सकती है, अभी आगे हम पढ़ते हैं उसको और उसमें होता क्या है ये भी पढ़ते हैं। तो फिर क्या होगा कि भाई सैंपल तो आपने ले लिया, एक सैंपल ले लिया, सैंपल से आपके पास अजम्पशन आ गई, सैंपल से आपके पास रिजल्ट आ गए, एंड आप बाहर निकल के अनाउंस कर रहे हैं भाई पूरी पॉपुलेशन का यही हाल है। तो कितना सही हो सकता है ये? ठीक है, कितना सही हो सकता है ये अजम्पशन? तो वो हमें किससे पता चलेगा? जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो फिर हम अपने रिजल्ट्स की करेक्टनेस को मेजर कर सकेंगे, कितना परसेंट जो है हम बात कर रहे हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट हेल्प्स अस जनरलाइज इनसाइट फ्रॉम अ सैंपल टू पॉपुलेशन। ठीक है, टेस्ट हाइपोथेसिस, क्या? टेस्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज दैट अजम्पशन जो सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के बारे में बनाई गई। हाइपोथेसिस वो क्लेम है जो सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के बारे में किया गया। क्या हाइपोथेसिस क्या है? वो राय है, वो अजम्पशन है, वो क्लेम है, वो दावा है जो आप पॉपुलेशन के बारे में कर रहे हैं। मैं इस क्लास में बैठकर ये क्लेम कर रहा हूं कि भाई ऑन एवरेज
यहां मौजूद हर बंदे की उम्र 19 साल है। क्या किया मैंने एक दावा किया, मैंने एक क्लेम किया, मैंने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया कि भाई मेरी क्लास में इस वक्त बैठे हुए स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 19 है। सब समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तवज्जो से सुनेंगे तो जरा चीजें पकड़ में आएंगी, लेकिन दिमाग अगर इधर उधर रहेगा तो फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ कहीं और चल रहे होंगे, मजा नहीं आएगा। आप सब पॉपुलेशन है इस वक्त। व्हाट इज पॉपुलेशन? कंप्लीट डेटा अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। द होल डेटा इज पॉपुलेशन, जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आप सबको कंसिडर कर रहा हूं, तो दिस क्लास इज पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन के बारे में मैं एक राय कायम कर रहा हूं, एक क्लेम दे रहा हूं। क्या कि भाई एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय क्लास इज 19। अब आपका पहला सवाल क्या होगा कि सर आपने ये राय कैसे कायम की, ठीक है। आपने ये राय कैसे कायम की? तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैंने कुछ पूरी क्लास में से कई स्टूडेंट्स की एज पूछी, तो वो लगभग कितनी थी, 19 थी। तो मैंने ये अजम्पशन बना ली कि एवरेज एज मेरी क्लास के स्टूडेंट की कितनी होगी, 19 होगी। अब अगला सवाल ये आता है कि मैंने तो ये क्लेम कर दिया अपने सैंपल की बेस पर, ये बात कितनी सही है? क्या ये बात कितनी सही है? इसको प्रूफ भी तो होना है मैथमेटिकली, इंपेरिकली। इंपेरिकल का मतलब ये है क्वांटिफाई होकर नंबर्स की सूरत में क्या होना है, प्रूफ भी होना है कि ये जो अजम्पशन की गई है ये सही है या नहीं। उसके लिए हम करते हैं क्या, हाइपोथेसिस टेस्ट। क्या करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है, यही बात की जाती है। हाइपोथेसिस में दो तरह के क्लेम रखे जाते हैं। हम गुजरेंगे इससे, सिर्फ जवानी बता रहा हूं अभी। दो तरह के हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। एक कहलाता है आपके पास नल हाइपोथेसिस और एक कहलाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कोई स्टेटमेंट लिखा होता है, जैसे मैंने जो क्लेम किया है, ठीक है, या तो वो नल हाइपोथेसिस में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नल हाइपोथेसिस क्या है मेरे टेस्ट का, कि भाई एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 19। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या लिखा होगा, एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज नॉट 19। वो या तो 19 से कम है या 19 से ज्यादा है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या लिखा हुआ है, और अल्टरनेट में क्या लिखा हुआ है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मैं ये भी तो अजम्पशन दे सकता हूं कि मेरी क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स की एवरेज एज 19 नहीं है, तो फिर अल्टरनेट में क्या लिखा होगा, है। समझ में आ रही बात? तो ये अब ये प्रूफ कैसे होगा, इसका पूरा एक सिस्टम बनेगा। इसके अंदर हम काफी सारे टेस्ट भी इन्वॉल्व करेंगे, जी स्कोर इन्वॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी स्कोर इन्वॉल्व करेंगे। अभी वो टर्म्स आगे आएंगी जिसमें हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, सारी चीजें। ये जिक्र मैंने इसलिए कर दिया है कि हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ जाए। हाइपोथेसिस क्लियर है क्या होता है? हाँ, कि जो राय कायम की गई है उसको वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहां चलो आगे आ ही जाएगा, उसमें भी छोड़। क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड पी वैल्यूज। हम अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होती है?
हाँ, गैर यकीनी। देखो, दो वर्ड अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे दोबारा आएंगे। अच्छा, हमने सारा काम पाइथन कोड में भी करना है, अभी मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज होती है एस्टीमेट और एक होता है एस्टीमेटर। क्या होता है? एस्टीमेट और एस्टीमेटर। एस्टीमेट जो है दो तरह का होता है। एक होता है पॉइंट एस्टीमेट। पॉइंट एस्टीमेट क्या चीज है? और एक होता है इंटरवल एस्टीमेट। जनरली समझो इस बात को, सिर्फ मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो क्या चीज ले लूं मैं, ये जो रिमोट है, ये रिमोट मेरे सामने है, ठीक है। तो चलो और दूसरी आसान सी मिसाल है, भाई ये मेरा वॉलेट है। आप लोग एस्टिमेट लगाएं तो इसमें कितने पैसे होंगे? हाँ, 150, 10 रुपए। हाँ, नहीं नहीं, कैश कैश की बात होगी। अच्छा, अब समझ में आ रही बात। अच्छा चलो, मैं आप लोगों में से किसी एक का एस्टिमेट ले लेता हूं। तुम कितने कह रहे हो भाई? 5,000 कह रहे हैं। ये जो 5,000 कह रहे हैं, आप में से कोई शख्स ये नहीं कह रहा कि सर 3,000 से 5,000 तक होंगे। जब आप एक वैल्यू, एग्जैक्ट एक वैल्यू कह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। क्या? डॉट एस्टिमेट ये होगी। अब एक बात और बताओ, ये जो डॉट एस्टिमेट है, इसके सही और गलत होने के कितने चांसेस हैं? 50-50। प्रोबेबिलिटी जो है इसकी क्या है? 50-50 है, 50-50 है। बट अगर आप ये कहते नहीं 2,000 से 4,000 के दरमियान होंगे, तो आप बताओ कि करेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? हाँ, अब तो उस रेंज में वैल्यू आ सकती है ना। अब आप फंसेंगे नहीं कि आपने गलत जवाब दिया था, बल्कि आपने तो कहा था यहां से लेकर यहां तक होगी, और उसी रेंज के अंदर क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? हिंट होना लाजमी भाई। एवरेज एज की बात मैंने की ना अभी आपके सामने। मैंने एक क्लेम कर दिया 19 साल है। अब हाइपोथेसिस में उसको रिजेक्ट करना कितना आसान है? कितना आसान है? सिर्फ ये साबित करना है कि 19 नहीं है, चाहे ज्यादा से कर दो चाहे कम से कर दो, हाइपोथेसिस रिजेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि एवरेज एज जो है वो 17 से लेकर 21 साल के दरमियान है, फिर फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो फिर हम चले कहां से? पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन से। ठीक है, जब आप डॉट डॉट एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इट मींस आप पॉइंट एस्टिमेट जो है वो कर रहे हैं। तो यहां पर जब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात होती है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हैं वो यही होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है हमारे पास। क्या होता है कि भाई 100%, 95%, 90%, आगे जिक्र करेंगे इसका। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस मेक प्रेडिक्शंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। हम स्टैटिस्टिकल जो इक्वेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्शंस भी निकाल रहे होते हैं। जी, पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। जब अभी आएंगे वैल्यूज के ऊपर ना प्रोबेबिलिटी में, तो फिर वहां पर इसको जरा डिस्कस करेंगे। अभी मोटी मोटी चीजें हम देख रहे हैं ताकि हमारा कीवर्ड्स जो है हमारे कवर हो जाए। बाद में जब इसको इस्तेमाल करें तो आप परेशान ना हो ये क्या बात हो रही है।
तो व्हाट इज सैम्पलिंग, अभी हमने बता दिया। सैम्पलिंग की जो है हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, ईच इंडिविजुअल हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन, कि भाई आपने किसी को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, कोई सा भी 10 लोग बैठे उनमें से कोई भी चूज किया जा सकता है, कोई भी चूज किया जा सकता है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है भाई, सबके चूज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे क्लास में एग्जाम होता है तो सबके चांस होते हैं ना, अगर वो फर्स्ट आ जाए, या किसी एक दो लोगों के चांस होते हैं, चांस सबके पास होता है, पढ़ाई नहीं कर रहे वो आपके मसला है, लेकिन पेपर तो सबका एक जैसा है ना, क्लास सबकी एक जैसी है ना, किताब सबने एक जैसी पढ़ी है ना, पढ़ाया सबको एक ही बंदे है ना, तो फिर सबके पास चांस है कि वो क्या हो जाए भाई, टॉप कर ले, तो इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। तो रैंडमली जब चूज हो रहा है तो कोई भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी, यूनिवर्सिटी गए आप, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जाके पूछा, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जाके पूछा और बायोलॉजी डिपार्टमेंट जाके पूछा, तो अब ये जो डिपार्ट अलग अलग हुए हैं, ये एक ग्रुप्स बन गए अलग अलग। तो अब कंप्यूटर साइंस डिपार्ट में उस बात के होने के चांसेस, और मैथमेटिक्स डिपार्ट में उस बात के होने के चांसेस, और बायोलॉजी डिपार्ट में उस डिपार्ट के होने के, वो अलग अलग काउंट होंगे और अलग अलग ही उनका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, जिनको स्ट्रेटा कहते हैं, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वही डिपार्ट होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सैंपल्स आर टेकन प्रोपोर्शनली फ्रॉम ईच सब ग्रुप। 10 लोग यहाँ से भी लिए, 10 लोग वहां से भी लिए, 10 लोग वहां से भी लिए, 10 लोग वहां से भी लिए, सब सैंपल आ गए और आप रिजल्ट निकालो। सिस्टमैटिक में मैंने बताया कि यहाँ इक्वल चांस नहीं होता, यहाँ मैं कह रहा हूं हर 5वें बंदे को, छठे बंदे को जो है ना वो टेस्ट किया जाएगा, तो फिर दरमियान में जो लोग हैं उनको तो नंबर कभी आएगा ही नहीं। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है। क्लस्टर भी बना लेते हैं, कुछ रीजन्स डिवाइड कर लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, बस बाउंड्री जो है ना मैपिंग कर लिए। अच्छा, अभी और भी टाइप की हैं, तो हाँ हाँ, हर एक का अपना इम्पैक्ट होगा। जजमेंटल बेस्ड, कि भाई जिसको आप समझ रहे हैं कि भाई इसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास जाना चाहिए, कि कोटा सैंपलिंग के हर जगह से भाई इतने इतने बंदे ले लो, ठीक है। स्नोबॉल में क्या होता है, एक बंदा दूसरा सैंपल, यानी एक सैंपल से दूसरा सैंपल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अब यहां पर आ जाए टेक्निक्स इन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, कि भाई हेल्प अस। पहले मैं एक काम कर दूं, आपको लगता है कि ये कहीं इस्तेमाल भी होती होगी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई इस्तेमाल भी करता होगा, ऐसा कुछ होता भी होगा रियल लाइफ में? हाँ भाई, सर्वे तो इस डेटा कलेक्शन के लिए होता है ना, वो सैंपलिंग के लिए तो सर्वे हो रहा होता है ना। मार्केटिंग कंपनी इसको एनालाइज करके बनती है, और हाँ, गवर्नमेंट तो बस फ्यूचर प्लानिंग अपने लिए ही करती है। हाँ हाँ, हर जगह जो है ना वाइडली यूज्ड ये फिनोमिना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये और बात है कि जो रिजल्ट आए करते उसके खिलाफ ही है, ठीक है ना, लेकिन ये होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी बजट आता है ना मुल्क का, जब भी बजट आता है मुल्क का, तो बजट
मुख्तलिफ शोबों के लिए एलोकेट होता है। ऐसे ही है ना कि भाई हेल्थ में इतने पैसे खर्च होंगे, एजुकेशन में इतने पैसे खर्च होंगे, रेलवे को इतने पैसे चाहिए होंगे। ये किस बेसिस पे एलोकेट होता है? अच्छा चलो और नीचे चले जाए, कभी कभी आप रिपोर्ट में पढ़ते होंगे यार सन 2026 तक जो है पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स की नीड होगी, या इतने हमारे यहाँ जो है ना हार्ट पेशेंट्स होंगे। समझ में? ये ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ये इसी बेसिस पे हो रहा होता है कि डाटा से क्या किए जा रहे होते, चीजें निकाली जा रही होती है, और ये इसकी बेसिस पर ही एलोकेशन हो रहा होता है। पूरे पूरे डिपार्ट बने, ब्यूरो ऑफ स्टैट्स बना हुआ है, एक्चुरियल साइंसेस के पूरे पूरे डिपार्ट बने हुए हैं, पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन बने हुए जरूर है। ठीक है, तो अब उसी बेसिस पे मतलब अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात कर लें, तो हमारे मुल्क में तो फार्मूला कोई लगता ही नहीं, डेवलप कंट्रीज की बात कर लें तो दे सी कि भाई कौन सा रीजन है मुल्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक चीज की बात करूं, मैं किसी खास बीमारी की बात करूं कि भाई ये चंद बीमारियां हैं, टॉप की 10 बीमारियां, ये हमारे मुल्क के कौन कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हुई। मैंने कहा भाई ये 3 रीजन है यहाँ बीमारी का, तो वहां उसके डॉक्टर कितने अवेलेबल है? नहीं है जी। वो डॉक्टर अगर सब इक्वल बेसिस पे डॉक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो फिर वहां तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, वहां के लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं इस बीमारी में, तो एलोकेशन जो है वो क्या होगी, उसी हिसाब से की जाती है। तो बहरहाल तो इसका बहुत ज्यादा जो है रोल होता है। हाँ ये और बात है कि हम बैठकर जो है कॉपी पेंसिल पर नहीं किया जाता, बट जाहिर है इसकी कंप्लीट अब क्या बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, उसके अंदर ही डाटा आ रहा होता है और वो सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करके बता रहा होता है। जस्ट लाइक अब कोई पेपर पे अकाउंटिंग नहीं करता, सॉफ्टवेयर सारे जो है वो अवेलेबल है। पाकिस्तान में हाँ हाँ जॉब्स हैं, जिस तरह अभी हमने बात की मार्केटिंग फर्म्स जो हैं वो उसमें ज्यादा जॉब्स आती हैं। ठीक है, और मैंने कहा ना डिपार्टमेंट तो सरकारी मौजूद होता है और वहाँ जॉब भी क्रिएट होती है, बंदे रिटायर भी होते हैं, नए बंदे भी आते हैं, तो जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही होती है। और अब तो जब से ई कॉमर्स का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हर छोटे बड़े इदारे में हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये सारे प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, अभी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की, क्या था भाई? प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज within the true population parameter is likely to fall with a certain level of confidence। क्या समझ आया? ठीक है, ये क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको बताया पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करता है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करता है विद द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे उसका पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन का मीडियन निकाल रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी पैरामीटर स्टडी किया जा रहा है, ये उसकी आंसर में, उसके जवाब में एक वैल्यू नहीं देता बल्कि एक इंटरवल देता है, यानी मैक्सिमम इतनी और मिनिमम इतनी। तो जहां पर लाइकली टू फॉल सर्टेन लेवल फॉर कॉन्फिडेंस, कि जहां पर हम ये कॉन्फिडेंस होते हैं कि 95% वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये वैल्यू इस रेंज के अंदर आएगी। जितना ज्यादा हम ज्यादा इंटरवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, या जितना ज्यादा हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करते जाएंगे, अगर मैं 100% कॉन्फिडेंस लेवल पे की बात करूं तो रेंज क्या होनी चाहिए, इस बात को जरा गौर से समझना, रिजल्ट आएंगे तो फिर इंटरप्रेट करना होगा। मैं कह रहा हूं कि आई एम 90% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वैल्यू, कि ये वैल्यू इस रेंज में आएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं
तो आपका क्या ख्याल है, ये रेंज छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा वैल्यू आने के चांसेस है, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है? जितनी रेंज बड़ी होगी मेरा जवाब सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मैं बड़े शौक से कहूंगा भाई। और इसी तरह अगर मैं 100% की बात करूंगा तो रेंज क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the population mean indicate that we are 95% confident that the true population mean falls within the interval। जिस तरह मैंने आपकी एजेस की बात की, आप सब पॉपुलेशन थे, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 95% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट ट्रू पॉपुलेशन मीन, यानी ट्रू आपकी जो एवरेज है फॉल हो रहा है विद इन द इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर फॉल हो रहा है जो हमारे पास रेंज आ रही है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर यूज्ड टू क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटी ऑफ मॉडल प्रेडिक्शन पैरामीटर एस्टिमेट्स। मॉडल प्रेडिक्शन को भी क्वांटिफाई करता है, और किसी पैरामीटर को अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं तब भी ये काम होता है। ये बात समझ आ रही? कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली बात समझ आ रही? ठीक है। ये 95% क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है। क्या है ये? कॉन्फिडेंस लेवल। जितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा तो इंटरवल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। जितना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा होगा, इंटरवल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। क्योंकि फिर वो पॉइंट पे आ जाएंगे ना, रेंज कम होते 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 इतनी सी आ गई, या तो 99 है या 100 है या 100 है 100। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, गलत है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। नहीं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, 9 बजे निकलूंगा, 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ 9 बजे तक। अच्छा, एग्जाम्पल दी हुई है, व्हेन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल लाइक एक्यूरेसी और एरर रेट, कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलायबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अभी ये थोड़ा मॉडल वगैरह आपने नहीं पढ़े हैं, तो दे आर आल्सो यूज्ड इन ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग नाम सुना है किसी ने? व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? नहीं सर, जैसे एक यूट्यूब वीडियो के पास हमने लगा होता है, उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट हमने जैसे कि इसमें ये सेलेक्ट करना है और उसमें कोशिश करना है, हमने जैसे होगा नेक्स्ट टाइम। वेरी गुड। तो इसमें ए बी टेस्टिंग का है, और ये हमने चेंज करने हैं। ये थंबनेल टेस्ट करना जो है, चेंज करना जो है, बेसिकली होता ही है। मैं इसको और आसान करके बता देता हूं। ए बी टेस्ट में क्या होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, एक प्रोडक्ट का वर्जन ए हमने क्या कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब उसको लोग, उस पे यूजर्स आ रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी चल रही है। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट अब हमेशा वैसे ही रहेगी? नहीं, आप एज अ प्रोड्यूसर क्या चाहेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर वक्त के साथ साथ क्या आती रहे, चेंजेस आती रहे, इंप्रूवमेंट्स आती रहे, इंप्रूवमेंट आती रहे। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दूं कि फेसबुक यूजर्स हैं, व्हाट्सएप है, आप यूज करते हैं। अगर ये व्हाट्सएप जैसा शुरू में आया था वॉइस और चैट के लिए, वॉइस भी नहीं थी पहले, खाली चैट मैसेजेस थे, टेक्स्ट मैसेजेस थे, अगर ये ऐसा ही रहता तो क्या होता? तो फिर आपका बहुत जल्द उससे दिल भर जाता। व्हाट्सएप वाली से नहीं, व्हाट्सएप से दिल भर जाता कि आप यही तो है, और भी दूसरी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है उस जैसी, ऐसा होता। अच्छा, इसी तरह फेसबुक है। अब फेसबुक का भी इंटरफेस क्या होता रहता है,
चेंज होता रहता है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है। अगर जो किसी ने यूज किया हो, जब फेसबुक आया था, कौन सी ईयर में आया था? हाँ, 12 में शायद, 47 में। चेक करके बताओ फेसबुक कब लॉन्च हुई? 2004, ठीक है, 2004। तो एट दैट टाइम जो फेसबुक का इंटरफेस है ना, अभी शायद आप 2000 लिख के गूगल पे करोगे तो वो वाली पिक्चर भी शायद आपके सामने आ जाएगी कि फेसबुक का पहला इंटरफेस कैसा था। देख रहे हैं आप, स्टैटिक है, ओवरऑल स्टैटिक है, पिक्चर वगैरह जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना, मार्क अपनी तस्वीरें डालता रहता था बेचारा, क्या करे अकेला, इस वक्त इतने यूजर ही नहीं थे। तो अब बात ये है, अब ऐसा हुआ, क्या हुआ कि भाई पहला वर्जन तो आ गया, अब जो रिसर्चर टीम थी उसने कहा यार अब कुछ और फीचर भी इसके अंदर डालते हैं, या फीचर की बात नहीं करूं यार, मैं इसकी कलर थीम क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। क्या ख्याल है अगर फेसबुक अपनी ब्लू थीम से हटा के ग्रीन थीम कर दे, कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगेगी और कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये किसका ख्याल होगा? ये किसका ख्याल होगा? ये उस डिजाइनर का या उस रिसर्चर का ख्याल होगा कि यार अगर मैं ये थीम बना दूं, समझना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये थीम बना दूं तो और ज्यादा यूजर जो है ना लाइक करेंगे। उसका ख्याल ये क्यों है? क्योंकि उसको खुद को ग्रीन कलर पसंद आ रहा है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यूजर्स को भी पसंद आएगा? कहां से सर्वे करेगा? अब क्या करेगा वो, क्या करेगा भाई, देखो ये कैसे करते हैं बताता हूं। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आपके पास, फेसबुक की मिसाल बार बार ले रहा हूं, आसान एग्जांपल है, आपके पास फेसबुक में एक फीचर आ रहा है और आपके दोस्त के पास एक एडिशनल फीचर आ रहा है जो आपके पास नहीं आ रहा। हुआ है ऐसा कभी? हाँ, वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि वो नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हैं डर डर के। उनको तो लग रहा होता है ये बड़ा ही बढ़िया फीचर है भाई, लोग जो है ना वो दीवाने हो जाएंगे इसे, लेकिन लेकिन अंदर से, वो कहना नहीं चाह रहा मैं, अंदर से घबराए हुए होते कि नहीं अगर ये लाइक नहीं किया तो सारे यूजर जो है कट जाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, अच्छा ये जो नया वर्जन ला रहे हैं ना, इसको कहते हैं बीटा वर्जन, और ये जो पहला वर्जन होता है जो चल रहा होता है इसको कहते हैं अल्फा वर्जन, एंड दैट इज नोन एज ए बी टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग। अब ये जो बीटा वर्जन आया है ना, ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर देंगे पूरे सब लोगों को, ये क्या करते हैं थोड़े थोड़े एरियाज में उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, और मेरी और आपकी एक्टिविटी, कि जिनको वो फीचर दिखाया गया है एक्टिविटी को नोट करते हैं विद इन सर्टेन टाइम, कि ये फीचर लगाने के बाद मेरा एंगेजिंग टाइम बढ़ा है या खत्म कम हो गया। अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये फला बंदे को फीचर दिया था, ये पहले 6 घंटे फेसबुक यूज करता था, ऑफिस में बैठ के यूज करता था, एक आध घंटा काम कर लिया करता था, अब तो ये वो भी 1 घंटा काम नहीं कर रहा ऑफिस में, पूरे 8 घंटे फेसबुक चला रहा है, तो इसका मतलब फीचर पसंद आ रहा है, इसका मतलब फीचर पसंद आ रहा है। और अगर इसका रिवर्स होने लगेगा तो वो फीचर वापस क्या कर लिया जाएगा, रिसर्चर की राय पे नहीं चलेंगे, ठीक है, रिसर्चर की राय पे नहीं चलेंगे, पॉपुलेशन नोज द आंसर। क्या
पॉपुलेशन नोज द आंसर। स्टैट्स का एक रूल है बड़ा कि पॉपुलेशन नोज द आंसर। अगर चलो खैर वो बात कभी आएगी, तो वो उस फीचर को वापस क्या कर लिया जाएगा, रीबैक कर लिया जाएगा। और अगर वो चल जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फीचर पूरी कम्युनिटी को क्या कर दिया जाएगा। तो डिफरेंसेस मेजर किए जाते हैं कि अल्फा जब यूज कर रहा था वर्जन तो कितना इंपैक्ट था, कितना यूजर था, टाइम की रेस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूं तो एंगेजिंग टाइम कितना था, और जब उसने बीटा यूज करना शुरू किया है तो एंगेजिंग टाइम कितना है, या जो लोग अल्फा यूज कर रहे हैं उनका एंगेजिंग टाइम कितना है, और जिन लोगों को बीटा वर्जन दे दिया गया है उनका एंगेजिंग टाइम ऊपर गया या नीचे आया। एंड दैट टेल्स के आने वाला फीचर, आने वाला वर्जन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है आवाम में या नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज ए बी टेस्टिंग। तो यहां पे भी ये सारा जो सिनारियो है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स वाला यही इंप्लीमेंट होता है ए बी टेस्टिंग के अंदर भी। तो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स और एल्गोरिथम जो है वो ये काम जो है वो किया जाता है। A/B टेस्टिंग आल्सो नोन एज स्प्लिट टेस्टिंग और बकेट टेस्टिंग, ये अभी मैंने बात कर दी बकेट टेस्टिंग वाली के थोड़े थोड़े लोगों को डाल दिया जाए। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं दोबारा। इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू टेस्ट अजम्पशंस। किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो अजम्पशन की गई है, जो क्लेम किया गया है। मार्केट में एक दवा लॉन्च होती है, कोई प्रोडक्ट, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक दवाई बना के लाता है और जाके गवर्नमेंट से कहता है कि मुझे इसका लाइसेंस दे दिया जाए। गवर्नमेंट कहती है क्यों भाई, क्यों? तो कहे भाई ये हमने टेस्ट किया है, ये टेस्ट किया है, इस दवाई का जो इम्पैक्ट है वो 30-70% है। दवाई थी फॉर एग्जाम्पल किसी चेस्ट इन्फेक्शन की, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी पैसे कितने दोगे। नहीं, अच्छी गवर्नमेंट होगी तो क्या बोलेगी, भाई कितने लोगों पर टेस्ट किया है, सारे पूरे पाकिस्तान में जितने सीने के अमराज में मुब्तला मरीज है सब पे चेक कर लिया, दवाई को गया। तो नहीं 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 नहीं, सैंपलिंग करी है, सैंपलिंग से अजम्पशन अपने ये दावा कर रहे हैं कि भाई इससे जो इन्फेक्शन है 70% क्या हो जाएगा, 2 दिन में रिड्यूस हो जाएगा। ये दावा है उनका, ये दावा है उनका कि भाई 70% इंपैक्ट आएगा विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स। ये किसी फार्मास्यूटिकल ने ये क्लेम कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, उस अजम्पशन को क्या करेंगे भाई, टेस्ट करेंगे यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि भाई ये दावा इनका कितना सच्चा है। और क्लेम अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, पूरी पॉपुलेशन में ये 70% इंपैक्ट डालेगा क्या। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। किस लिए इस्तेमाल होता है, इवैल्यूएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, कि जो रिजल्ट आएंगे उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखो क्या एग्जाम्पल है, टेस्टिंग वेदर अ न्यू फीचर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। वही वाली बात होगी, एक नया फीचर आया है उससे मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, नहीं, अभी फीचर और मॉडल आपको नहीं पता है। पता है किसी को, अगर मैं मॉडल कहूं एक मशीन लर्निंग मॉडल है तो फीचर क्या होगा, कोई डेटा का एक कॉलम होगा कि पहले मेरे पास 5 कॉलम थे तो मॉडल की ये परफॉर्मेंस थी, फिर मैंने एक और फीचर, एक छठा कॉलम भी उसमें ऐड कर लिया तो मेरी परफॉर्मेंस क्या हो गई, ज्यादा अच्छी हो गई, या वो फीचर बुरा था, उसका कोरिलेशन ही नहीं था तो खराब हो गया, व्हाटएवर। अभी आप समझ लें कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन में कोई नया फीचर आ गया, व्हाट्सएप के अंदर कोई नया फीचर आ गया, ग्रेजुअली इंप्रूव होती आ रही ना, क्या स्टेटस आ गया, ये आ गया, चैनल भी बन गया, ये पता नहीं आगे क्या होगा। तो कंपेयरिंग एक्यूरेसी ऑफ 2 मॉडल्स टू डिटरमाइन स्ट्रिक्टली बेटर देन अदर, 2 मॉडल्स को कंपेयर करना कि भाई कौन सा मॉडल जो है वो ज्यादा बेहतर है। ये जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, ये 2 बड़े डोमेन्स हैं। एक तो ये होता है कि मैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में ही क्लेम को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं, एक सेक्शन ये है कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में क्लेम को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं,
ठीक है। दूसरा ये है कि मैं कोई सी दो प्रोडक्ट को कंपेयर करूं, क्या करूं, दो प्रोडक्ट को कंपेयर करूं। इस पे अंदर हम एनोवा टेस्ट भी करते हैं। एनोवा का नाम सुना है? चलो अभी आएगा हमारे पास। तो कंपेयरिंग टू एक्यूरेसी ऑफ टू मॉडल्स डिटरमाइन इफ वन इज स्टैटिस्टिकली बेटर देन अदर। कि अजम्पशन आई कि नहीं भाई दवाई ए के मुकाबले में दवाई बी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है, तो फिर टेस्ट करो, अब कंपैरिजन निकालो। वैलिडेटिंग assumption about data distribution before applying certain algorithms, ठीक है। ठीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, यानी हम क्या क्या क्लेम करने जा रहे हैं, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड कैलकुलेटिंग पी वैल्यूज। पहला क्या होता है भाई, नल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, अ डिफॉल्ट अजम्पशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू मॉडल्स। क्या अजम्पशन है कि जो दो मॉडल्स हैं, मॉडल ए की परफॉर्मेंस मॉडल बी की परफॉर्मेंस, दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये दावा कर दिया गया। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट क्या होगा भी, मॉडल ए परफॉर्म्स बेटर देन मॉडल बी। ये उल्टा भी हो सकता है, नीचे वाला ऊपर ले जाओ, ऊपर वाला नीचे ले जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि आपने क्या हाइपोथेसिस जो है वो डिजाइन किया है, क्या टेस्ट करने जा रहे हैं। तो फॉर्मुलेट कर लिया, देन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लाइक जी टेस्ट, टी साइज और काई स्क्वायर टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस। ये टेस्ट हम करेंगे, परफॉर्म भी करेंगे मैन्युअली भी और कोड से भी। इनके रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि भाई क्या हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम दावे को रिजेक्ट कर सकें। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम जब भी टेस्ट कर रहे होते हैं तो गंदे बच्चे की तरह टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक वो कहते हैं ना, अभी जज जो है जब उसके सामने केस लाया जाता है तो सामने खड़ा हुआ बंदा उसकी नजर में क्या होता है, बेगुनाह होता है, कसूरवार होता है, न्यूट्रल, कसूरवार होता है। क्या होता है, ठीक है, कसूरवार होता है। ठीक है, इसी तरह जो हाइपोथेसिस टेस्ट है ना, उसमें कोशिश क्या करता है, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट हो गया। क्या हो गया, इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, कि भाई उसके पास इनफ एविडेंसेस आ रही है कि हाइपोथेसिस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। The p value is a number that shows how strong evidence against an assumption. p value वो नंबर होगा, अगर p की वैल्यू जो है वो क्या होती है, लेस देन 0.05 होती है, यानी 90, ये 0.05 लेस देन का मतलब है 5% से छोटी आ रही है, तो जब हम पढ़ेंगे तो बेल कर्व में ये वैल्यू जो है सबसे लास्ट में होगी, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर, तो वो रिजेक्शन रीजन होता है। ठीक है, इंडिकेट्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अभी कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी जहन में रखिएगा। व्हाइल अ लार्ज p वैल्यू मीन देयर इजंट इनफ प्रूफ टू रिजेक्ट इट। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये एक थ्योरम है जो इस्तेमाल होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या कहता है कि भी अगर हमारे पास जो है ना, क्या कहता है भाई, सैंपल या पॉपुलेशन का साइज बड़ा हो तो सैंपल भी क्या बताता है, चलो देखो, इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टैट्स एंड सर्व्स एज बैकबोन ऑफ मेनी स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग मेथड्स। इट स्टेट्स दैट व्हेन वी टेक अ लार्ज इनफ रैंडम सैंपल्स, हम बहुत सारे क्या ले लें, रैंडम सैंपल्स ले लें पॉपुलेशन में से। कहां से, पॉपुलेशन में से बहुत सारे क्या ले लें, सैंपल्स ले लें। द एवरेज ऑफ दो सैंपल्स विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नो मैटर हाउ द ओरिजिनल डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बड़ी मजे की बात है।
कि डेटा मेरा किसी तरह भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, यानी डेटा कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा। मैं रिपीट करूं पिछली क्लास में, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, पता है किसी को? चलो मैंने यहाँ कुछ थोड़ा सा लिख रखा था, जरा इसको देख लीजिएगा, नजर आ रहा है? यहां से डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर करके फिर वापस वहां चले जाएंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होती है भाई? हाँ, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन। किसी बात के होने के चांसेस क्या हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं जरा तवज्जो से, और ना समझ में आए तो सवाल यूज रेज करिएगा। किसी बात के होने के चांसेस को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आसान सी मिसाल ले लो, जैसे आतिफ खड़ा है पीछे, इसकी शादी हो जाएगी अगले साल या नहीं होगी, इस बात के चांसेस क्या है? नहीं, हाँ तुम लोगों का उसमें क्या मोटिव है भाई? बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, नहीं करेगा, तो किसी बात के होने के चांसेस क्या होते हैं भाई? इसको क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबली ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, होगा या नहीं होगा? 0 का मतलब इम्पॉसिबल। आतिश तुम बताओ 0 या 1? तो 1 का मतलब सर्टेन, कि ये तो होगा ही होगा। एनीथिंग बिटवीन 0.5, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1 मीन्स देयर इज सम चांस। 0 और 1 के दरमियान अगर आ जाए तो हम कहते हैं भाई कुछ चांस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो, इसी वो डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आएगी, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। स्टैंडर्ड स्केलर उसमें हमने नहीं। अच्छा, बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई बात, कोई इवेंट होने के चांसेस क्या है। तो एक तो ये है कि 100% होगा या 100%, एक ये है कि 0 और 1 के दरमियान हो जाए, कि भाई इतने परसेंट चांस से हो जाएगा, इतने परसेंट चांस से नहीं होगा, इतने परसेंट चांस से हो जाएगा, इतने परसेंट चांस से नहीं होगा। 0.5 से ज्यादा होता है तो हम उसे किस में ले लेते हैं? थ्रेशोल्ड 0.5 से ज्यादा होता है तो 1 में ले जाते हैं, 0.5 से छोटा होता है तो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है कॉइन टॉस करने की। सिक्का आपने उछाला तो सर आने के चांसेस क्या, दुम आने के चांसेस क्या? हेड और टेल। हवा में उछाला तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो 50-50% चांसेस है। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है? कोई एक्शन जो आप कर रहे हैं आउटकम लाने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रोसेस जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। हाँ, तो जिस तरह हमने डाई डाई जो है उसको टॉस कर दिया या डाई हमने थ्रो कर दिया, तो ये क्या है कि एक्सपेरिमेंट है। इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? रिजल्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे। इसको टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, एक्सपेरिमेंट। डाइस सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? जो जो वैल्यू आने के चांसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा बताएं, इसके अलावा बताएं, टॉस और डाई के अलावा रियल लाइफ से कोई बात बताएं।
जैसे एक प्लेयर जो है खेल रहा है, एक बॉलर जो है बॉल कर रहा है, तो इस बॉल पर क्या क्या होने के चांसेस है? इस बॉल पे आउट भी हो सकता है, ये बॉल वाइड बॉल भी हो सकती है, नो बॉल भी हो सकती है, इस बॉल पे 6 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, इस बॉल पे 1 रन भी बन सकता है, 2 रन भी बन सकते हैं, 3 रन भी बन सकते हैं, चौथा 5 छक्का और 5वां तो लग सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कुछ भी हो सकता है ना। और ये बॉल डेड बॉल भी हो सकती है, हो सकता है बॉलर से छूटे अभी, लेकिन चलो अज्यूम किया कि ये बॉल बॉलर के हाथ से निकल गई, वो तो हमने काउंट कर लिया, नो बॉल, वाइड बॉल एंड एनीथिंग। तो ये अब इस बॉल पे कुछ भी होने के चांसेस है ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? तो डाइस की सूरत में क्या है अभी? एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और इसके अलावा कुछ आ सकता है? शायद आ जाए। हाँ, नहीं ना। और कॉइन टास्क करने में क्या होगा? हेड या टेल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। इवेंट क्या है अभी? वन और मोर आउटकम फ्रॉम द सैंपल स्पेस, कि भाई सैंपल स्पेस से जो पॉसिबल आउटकम से इनमें से कोई एक या दो जिनको हम कंसिडर करें, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? इवेंट कहलाएंगे। और फेवरेबल क्या होते हैं भाई? हाँ, दैट मेक्स द इवेंट ट्रू, जहां पर बात क्या हो जाती है? सच्ची हो जाती है, जो हमें चाहिए होता है वो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस बॉल पे छक्का लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, अगर 6 बॉलें कराई गई और 6 में से एक बार एक बॉल पे क्या हो गया भाई? छक्का लग गया है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा कि हम इसी की तलाश में थे। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है? जो हमें चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 4 आने के चांसेस क्या है अभी डाई में रोल करें तो? हाँ, 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 कितनी दफा आ सकता है? एक दफा डाई रोल करें तो एक ही दफा आने के चांसेस हैं। सबको ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, ये तो बकायदा मैं बाद में शेयर कर दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी कंटिन्यू करो, ज्यादा तो नहीं हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बत्ती गुल हो रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, कंटिन्यू रखें, चलो सही। कंप्लीट नहीं होना, कंप्लीट में बहुत टाइम लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? देखो, प्रोबेबिलिटी की बात समझ में आ गई, किसी चीज के होने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या? तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स हाउ प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट आउटकम्स। कि भाई एक एक्सपेरिमेंट कई बार परफॉर्म किया जा रहा है, 100 बार किया जा रहा है, 50 बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, तो जो जो पॉसिबल आंसर्स हैं आने के, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? 100 में से ये कितनी दफा होगा, वो कितनी दफा होगा, वो कितनी दफा होगा, वो कितनी दफा होगा, तो कोई ना कोई क्या होगा? नंबर होगा। फिर फिर यहां फर्दर हम डेप्थ में जाए तो ये हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास कंटिन्यूस भी होगा। मेरे ख्याल से हम इसको यही रोकते हैं, इसको एक क्लास में हम समराइज करेंगे, तो फिर देखते हैं। जब तक मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूं। यहां सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कह रहा था? कि हमारा डेटा कोई पैटर्न फॉलो करता हो या ना फॉलो करता हो, हमारा डेटा
कोई पैटर्न फॉलो करे या ना करे, जैसा उल्टा सीधा जैसा भी डिस्पर्स है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं उसमें से काफी सारे रैंडम सैंपल्स ले लूं, ठीक है, काफी सारे रैंडम सैंपल्स ले लूं, तो उन रैंडम सैंपल्स का जो भी पैरामीटर होगा, चाहे वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन हो, जो भी आपने उस सैंपल में कलेक्ट किया होगा, वो जरूर नॉर्मल कर्व को फॉलो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। देखो बात थ्योरम है तो प्रूव ही हुआ होगा ना, और हम भी प्रूव कर लेंगे, हम भी प्रूव कर लेंगे। भाई मैं बता देता हूं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि भाई हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा क्या है भाई, बल्कि मैं यहीं से कोई प्लॉट ले लूं, जल्दी से काम हो जाए। कोई तगड़ा सा नजर आ जाए, ये आ गया पहुंचा। ठीक है, ये डेटा हमारे लिहाज से कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा, ना ये बेल नजर आ रही है, ना स्क्यूड है, ना कुछ, बस ये है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं इसमें से कुछ रैंडम सैंपल्स ले लूं, कुछ रैंडम सैंपल्स मुख्तलिफ जगहों से ले लूं, और फॉर एग्जाम्पल मैं इनका कौन सा पैरामीटर डिस्कस कर रहा हूं, मीन ही ले रहा हूं, मीन मालूम कर रहा हूं, तो मीन 1, मीन 2, मीन 3, मीन 4, 4 सैंपल है ना, ये चारों मीन आएंगे। अगर मैं इनका प्लॉट करूंगा, कौन सा वाला, डेंसिटी प्लॉट, तो ये कैसा नजर आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट नजर आएगा। किसका, डेटा का नहीं, जितने सैंपल्स लिए हैं उनका उस पैरामीटर की वैल्यू क्या फॉलो करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी। दिस थ्योरम हेल्प्स इन सो मैनी थिंग्स, कि जहां हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और हमें बहुत सारे काम करने होते हैं उस डेटा के ऊपर, तो फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सहारा लेके इसकी अजम्पशंस के ऊपर उसके बारे में चीजें फॉर्मुलेट कर ली जाती है फौरन। बस यहीं तक रखते हैं इसको। थोड़ा लिंक मैंने शेयर कर दिया है भाई, थोड़ा